चंदन की पार्थिव देह पर महिमा लेट लेट कर रो रही थी। सुनो, तुम वापस आ जाओ। चंदन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और हमारे बच्चे को भी। तुम लौट आओ प्लीज। विलाप करती महिमा पति चंदन के पार्थिव शरीर से लिपट गई। बड़ी ननद रजनी ने उसे खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन महिमा ने चंदन का हाथ नहीं छोड़ा। रजनी ने लाचारी से अपनी माँ पुष्पा जी की तरफ देखा। पुष्पा जी शोक संतप्त महिलाओं की भीड़ में से उठकर आईं, और पुष्पा जी पति को अंतिम पलों में निहारती महिमा को झटके से खींचकर उससे अलग कर दिया। महिमा को लगभग घसीटती हुई पुष्पा जी भीतर ले आईं। हमेशा चहकने वाला चंदन आज कितना शांत लेटा हुआ है, मानो उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। महिमा और उसके गर्भ में पल रहे 2 माह के अपने बच्चे से भी कैसे उसका मोह एक झटके में ही भंग हो गया। अभी 5 साल भी नहीं हुए थे उसकी शादी को, और ये वज्रपात। 30 वर्ष की उम्र में तो महिमा की कई सहेलियों की शादी तक नहीं हुई थी, और उसने इस उम्र में इश्क के लाल रंग से लेकर वैधव्य के सफेद रंग तक सब कुछ देख लिया। महिमा कैसे स्वीकार कर ले नियति के इस कठोर फैसले को? लेकिन स्वीकार करने के अलावा दूसरा चारा भी तो नहीं है। चंदन की पार्थिव देह की अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी अपना काम कर चुके थे। उनके कहे अनुसार चचेरे छोटे भाई ललित ने अपना सिर मुंडवा कर बड़े भाई को आखिरी भेंट दी। पुष्पा जी और रजनी बार बार बेसुध होती महिमा को पकड़कर पति के अंतिम दर्शनों के लिए लाई। तो महिमा का रोना सुनकर मौजूद जन समुदाय भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बिंदी तो आंसुओं के साथ पहले ही बहकर जा चुकी थी। रजनी ने निर्ममता से भाभी के हाथ की चूड़ियां भाई के सिरहाने फोड़ दी। पुष्पा जी ने पांव की बिछिया निकाल कर फेंक दी। महिमा चाह कर भी विरोध नहीं कर पाई। नहीं कह पाई कि चंदन को बहुत शौक था उसे भर भर हाथ चूड़ियां पहने देखने का। कोई जाकर देखे तो सही कि उसकी ड्रेसिंग टेबल कैसे अटी पड़ी है रंग बिरंगी चूड़ियों से। लेकिन शब्द भी निशब्द हो चुके थे। अंतिम यात्रा के लिए जैसे ही घर के आंगन ने अपने जवान लाडले को विदा दी, हर आंख नम हो आई। महिमा दहाड़ मारकर नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद महिमा को होश आया तो उसने खुद को महिलाओं से घिरा पाया। उसने घबरा कर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। वो इस भयावह हकीकत का सामना करने से कतरा रही थी। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, और हमारे बच्चे का भी। चंदन ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा था। हाँ बाबा, और हाँ, तुम भी पहुंचते ही फोन कर देना। जवाब में महिमा भी मुस्कुराई और चंदन ने अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। महिमा अपनी सीट पर आकर बैठ गई। बरसों से चला आ रहा ये बातचीत का सिलसिला आज भी दोनों के बीच रिपीट हुआ था। लेकिन तब महिमा कहाँ जानती थी कि ये उनका आखिरी बातचीत होगी। इससे पहले कि रोज की तरह चंदन का ऑफिस पहुंचने का फोन आता, महिमा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो जी, मैं मयंक बोल रहा हूँ। क्या आप चंदन जी को जानती हैं? उधर से आई आवाज की गंभीरता से महिमा सहम गई। जी, वो मेरे पति हैं। आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं? महिमा की छठी इंद्री उसे अशुभ संकेत दे रही थी। उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें लेकर संजीवनी हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। मयंक ने एक सांस में सब कह डाला। महिमा तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागी। ऑटो में बैठते ही उसने ललित को फोन कर दिया और तुरंत आने को कहा। भागते दौड़ते वो हॉस्पिटल पहुंची। पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। महिमा पथराई सी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज करती रही। महिमा अपने घर वालों के व्यवहार से दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब तक बात सब जगह फैल गई थी। चंदन के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए, और उनकी मदद से चंदन की बॉडी को एम्बुलेंस से घर लाने की कवायद हुई। कुछ महिलाएं महिमा को घर ले आईं, और फिर जो कुछ हुआ वो तो अब तक महिमा की आंखों से रिस ही रहा है। वो लोग आ गए। चलो पहले महिमा नहा ले, फिर एक एक कर बाकी सब लोग भी नहा लो। पुष्पा जी ने रजनी को इशारा करके महिमा को बाथरूम में ले जाने को कहा। महिमा अपनी अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। पक्के रंग की साड़ी पहनना, कोई लेस वेस या गोटा किनारी न लगी हो, ये जरूर देख लेना। पुष्पा जी का ये आवाज सुनकर महिमा सोच में डूब गई। कच्चा पक्का तो कभी सोचा ही नहीं। चंदन तो उसे हर रंग के कपड़े लाकर देता था।
काले से लेकर सफेद तक किसी रंग से उसे कोई परहेज नहीं था। पुष्पा जी ने आकर एक बैंगनी रंग की प्लेन साड़ी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। महिमा बाथरूम की तरफ चल दी। शीशे में अपना चेहरा देखकर महिमा डर गई। सोने मांग माथे का चेहरा कितना डरावना लग रहा था। उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लीं और शीशे पर तौलिया डालकर उसे ढक दिया। किसी तरह रात हुई। आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। पुष्पा जी और रजनी किसी खास मंत्रणा में मशगूल थी। महिमा किसी मूर्ति सी लॉबी में जड़ बैठी हुई थी। वो रोते रोते थक चुकी थी। उसका शरीर अब आराम करना चाहता था। लेकिन पुष्पा जी ने कहा, बिना मुझसे पूछे कोई काम न करना। ऐसा ना हो कि किसी की नासमझी के कारण दिवंगत आत्मा को कष्ट हो। इसलिए महिमा सास के आदेश का इंतजार कर रही थी। सो जाओ तुम लोग भी। पुष्पा जी की आवाज सुनकर महिमा अपने कमरे की तरफ चली। बेड पर नहीं, तुम यहीं लॉबी में बिछी दरी पर सोना, यही रिवाज है, पुष्पा जी ने कहा। महिमा की कुछ भी कहने सुनने या विरोध करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने सूनी सूनी आंखों से सास की तरफ देखा और बिना तकिया ही दरी पर लुढ़क गई। सुबह आंख खुलते ही महिमा का जी मिचलाने लगा। मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ दिन रहेगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। बस आप सुबह उठते ही 2 बिस्कुट चाय के साथ खा लेना, इससे आपको बेहतर लगेगा। लेडी डॉक्टर की कही हिदायत याद आते ही महिमा रसोई की तरफ चली। अरे रुको, हाथ मत लगाना किसी भी चीज को। गौ ग्रास से पहले कोई कुछ नहीं खाएगा। सास की कड़कती आवाज सुनते ही बिस्किट का डिब्बा उठाती महिमा के हाथ कांप गए। क्या ये वही माँ जी हैं जो कल तक खुद अपने हाथ से उसे मनोहार करके चाय बिस्किट खिलाती थी? सास का ये रूप देखकर महिमा हैरान थी। वो चुपचाप रसोई से बाहर आ गई और लॉबी में बिछी दरी पर बैठ गई। रसोई धोई गई, फिर खाना बना, पहले गौग्रास, फिर पिंडदान, फिर पंडित जी को भोजन। ये सब करते करते दोपहर हो गई। उल्टियां करती महिमा बेहाल हो रही थी, लेकिन अभी तक पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। दोपहर बाद रजनी उसके लिए एक प्लेट उबली हुई बेस्वाद सी सब्जी और बिना घी लगी 2 रोटी लेकर आई। मन हो ना हो, लेकिन शरीर को तो भूख लगती ही है, तब और भी ज्यादा जब शरीर में एक और शरीर पल रहा हो। महिमा ने लपक कर एक निवाला मुंह की तरफ किया। खाते ही उसे उबकाई सी आ गई। चंदन कितना ख्याल रखता था उसके खाने पीने का। उसकी आंखें फेरते ही सबका नजरिया एक ही दिन में कितना बदल गया। जो माँ जी उसे खाले खाले कहती नहीं अघाती थी, वो आज देख भी नहीं रही कि वो खा भी रही है या नहीं। 2 बूंद आंसुओं और 2 घूंट पानी के साथ महिमा ने 2 कौर किसी तरह निगल कर प्लेट एक तरफ सरका दी। महिमा 12 दिन घर में सूतक रहेगा, इसी तरह का खाना बनेगा। वैसे भी अब सादगी की आदत डाल लो। हमारे यहाँ पति की चिता के साथ ही सब राग रंग भस्म हो जाता है, समझी? पुष्पा जी ने उसकी जूठी प्लेट की तरफ नजर डाली और रजनी को प्लेट उठाने का इशारा किया। फिर पंडित जी को क्यों 56 भोग खिलाए जा रहे हैं? महिमा ने अपने मन में उठे सवाल को वहीं का वहीं दफन कर दिया। सोच में सिर्फ एक ही बात थी, कहीं चंदन की आत्मा को कोई तकलीफ ना हो। पहाड़ से दिन काटे नहीं कट रहे थे। महिमा को हिदायत थी कि सुबह सबसे पहले उठकर नहाना धोना कर ले और पक्के रंग के कपड़े पहनकर बैठक के लिए बैठ जाए। उसे ध्यान रखना होता था कि उसके चेहरे को कोई सुहागन स्त्री न देख ले या कोई पुरुष उससे छू न जाए। उसके इस्तेमाल किए गए कंघे तौलिए तक को सबसे अलग रखा जाता था। दिन भर शोक जताने वालों का आना जाना लगा रहता था। महिमा को हरेक के सामने अपना कलेजा चीर कर दिखाना होता था कि उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। आने जाने वालों की संख्या से महिमा को अंदाजा हो गया था कि समाज में चंदन का कद कितना बड़ा था। दूर दूर से उसके फेसबुक फ्रेंड्स भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आ रहे थे। कुछ महिमा तक पहुंच जाते थे, तो कुछ बाहर पुरुषों की बैठक से ही लौट जाते थे। भाभी, ये चंदन भैया के फेसबुक फ्रेंड हैं अश्विन, हरिद्वार से आए हैं। रजनी के ये कहने पर घुटनों में सिर दिए बैठी महिमा ने मुंह उठाकर देखा। चंदन के ही हम उम्र 2 युवक नम आंखें लिए हाथ जोड़े खड़े थे। एक युवक विदेशी लग रहा था। महिमा ने भी हाथ जोड़कर अपना सिर
फिर से नीचे कर लिया। भाभी जी, जो कुछ हुआ उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे सहेजने की जिम्मेदारी अब आपकी है। चंदन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बेशक हमारी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से ही हुई थी, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। अश्विन महिमा के पास बैठ गया। ये मेरा दोस्त विंसी है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है। भारतीय दर्शन पर शोध कर रहा है। असल भारत की परंपराएं और रीति रिवाज जानने की जिज्ञासा ले गांव गांव शहर शहर भटकता रहता है। इसे भी मैं अपने साथ ले आया। अश्विन ने आगे कहा। तो महिमा ने विंसी की तरफ हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। महिमा ने देखा भूरे बालों वाले विंसी ने अपने कान पर छेद करवाकर सोने की बालिशी पहन रखी है। दाहिने हाथ की कलाई और बाएं हाथ पर विदेशी भाषा में लिखे कुछ टैटू बनवा रखे थे, जिनके अर्थ महिमा की समझ से परे थे। होजरी की पतली सी सफेद टी शर्ट और जीन्स में वो सचमुच सबसे अलग दिख रहा था। पुष्पा जी की चुभती नजर महसूस कर महिमा ने विंसी पर से अपनी निगाहें हटा ली और फिर से अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। तभी महिमा को उबकाई सी आई और वो भागकर वॉश बेसिन की तरफ गई। उल्टी करके पलटी तो देखा कि विंसी पानी का गिलास लिए खड़ा था। महिमा को विंसी की ये हरकत अजीब लगी, लेकिन उसे विंसी के कोमल हृदय होने का आभास जरूर हो गया था। उसने चुपचाप पानी के 2 घूंट लिए और अपनी जगह आकर बैठ गई। अश्विन जी, आप लोग खाना खा लीजिए। रजनी अश्विन और विंसी को खाने के लिए ले गई। विंसी ने महिमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। आपने खाया? महिमा से उसे कोई प्रत्युत्तर का भाव नहीं मिला। अश्विन की ट्रेन दूसरे दिन सुबह की थी। पूरे 20 घंटे विंसी को महिमा के घर पर ही रहना था। उसकी आंखें हर गतिविधि का भरपूर जायजा ले रही थी, लेकिन भाषाई समस्या के कारण वो अधिक कह सुन नहीं पा रहा था। बार बार महिमा की तरफ उठती उसकी आंखों में महिमा के प्रति सहज संवेदना झलक रही थी, लेकिन एहसासों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत भी कहाँ होती है। महिमा को विंसी का साथ अच्छा लगने लगा था। हर रोज दोनों के बीच लंबी बातें होने लगी थी। रात को खाना खाने के बाद शिष्टाचारवश जब विंसी अपनी जूठी प्लेट सिंक में रखने गया, तो उसे पुष्पा जी और रजनी की फुसफुसाहट सुनाई दी। हिंदी की समझ न होने के कारण उसे समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ शब्द जैसे अबॉर्शन, महिमा आदि से उसने अनुमान लगाया कि ये बातें या फिर पारिवारिक फैसले शायद महिमा को लेकर ही हो रहे हैं। महिमा के प्रति उसकी सहानुभूति और भी अधिक गहरी हो गई। भाभी, हम चलते हैं। आप अपना और हमारे भाई की निशानी का ख्याल रखिएगा। कोई भी परेशानी हो तो छोटा भाई समझकर बेहिचक याद कर लेना। अश्विन अगली सुबह महिमा से विदा लेने आया। उसके पीछे हाथ जोड़े विंसी भी खड़ा था। महिमा मुंह से कुछ नहीं बोली, बस अंगूठे से जमीन कुरेदती रही। भाई की निशानी पता नहीं बचेगी भी या नहीं, विंसी मन ही मन सोच रहा था। चंदन की 13वीं में महिमा के ऑफिस से भी कुछ लोग आए थे। औपचारिकता वाली बातें सुन सुनकर आप थक चुकी होंगी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप कब तक ऑफिस ज्वाइन करेंगी? महिमा के बॉस असद ने पूछा। इस बारे में हम लोगों ने अभी विचार नहीं किया है। फिलहाल 6 महीने तो भाभी कहीं आना जाना नहीं करेंगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या करना है। महिमा के मुंह खोलने से पहले ही रजनी बोली। महिमा जी, जो भी फैसला करना हो सोच समझकर कीजिएगा। आपका एक फैसला आपकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए जवाबदेह हो सकता है। असद ने उसे सचेत किया, लेकिन महिमा तो अपने दुख में इतना डूब चुकी थी कि उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई। बस मशीन की तरह जो भी आदेश उसे दिया जा रहा था वो किए जा रही थी। अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि उसकी जिद या नादानी के कारण उसके चंदन की आत्मा को कोई कष्ट ना पहुंचे। महिमा, आज शोक उतारने की रस्म होगी। तुम्हें अपने मायके जाकर वापस आना है। वहां नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं। और हाँ, याद रखना तुम्हारा मुंह कोई सुहागन स्त्री ना देखे, तुम्हारी माँ भी नहीं, वरना अपशगुन होगा। पुष्पा जी ने एक रोज उसे कहा। जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, उसका मुंह भला माँ के लिए अशुभ कैसे हो सकता है? महिमा हैरान थी, लेकिन तर्क वितर्क करना तो जैसे वो भूल ही चुकी थी।
चंदन को गए महीना हो चला था। महिमा के भीतर इतना कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता था कि जब तब आंखों के रास्ते बरस पड़ता था। महिमा किससे अपने दिल का हाल कहे, किससे चंदन की यादों को साझा करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। आसपास की दुनिया के लोग भी उससे कटे कटे से रहते थे। पुष्पा जी तो सुबह सुबह उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। लोगों की आंखों में दिखाई देने वाली दया, बेचारगी, सहानुभूति उसे असहज कर देती थी। वो सारा दिन अकेली अपने कमरे में बैठी मोबाइल हाथ में लिए बस सर्फिंग करती रहती। एक दिन फेसबुक पर विंसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर महिमा को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ सोचकर उसने उसे स्वीकार कर लिया। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। तुरंत ही मैसेंजर पर विंसी का मैसेज उभरा। महिमा बिना कोई रिप्लाई दिए ऑफलाइन हो गई। हेलो, आप कैसी हैं? क्या आपने ऑफिस जाना शुरू किया? क्या हम फोन पर चैट कर सकते हैं? प्लीज मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं? दूसरे दिन सुबह विंसी के इतने सारे मैसेज देखकर महिमा मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने अपना मोबाइल नंबर उसे मैसेज कर दिया। रात 11 बजे जब सब सो गए तब महिमा ऑनलाइन थी। क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? विंसी का मैसेज दिखाई दिया। ओके। महिमा ने रिप्लाई करने से पहले मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया। मोबाइल घर घर आया। अनजान नंबर था। महिमा ने कॉल रिसीव की। ये विंसी ही था। थोड़ी देर औपचारिक बातें हुई। महिमा को विंसी से बातें करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी टच में रहने की अनुमति लेने के बाद विंसी ने फोन रख दिया। अब हर रोज देर रात विंसी के फोन आने लगे। महिमा को भी उसकी कॉल्स का इंतजार रहने लगा था। विंसी टूटी फूटी हिंदी में उससे पूरे दिन का ब्यौरा पूछता और महिमा टूटी फूटी इंग्लिश में उसे बताती। हो सकता है ये बातचीत विंसी के लिए उसके शोध का एक हिस्सा मात्र हो, लेकिन महिमा उससे बात करके बेहद तनाव मुक्त महसूस करती थी। अनजान व्यक्ति के सामने खुलना वैसे भी काफी राहत भरा होता है, क्योंकि यहाँ राज के जग जाहिर होने का भय नहीं होता। चंदन तो अब रहे नहीं। महिमा का यहाँ अकेले दम घुटता होगा। आप कहें तो हम इसे अपने साथ ले जाएं। एक दिन बेटी से मिलने आए महिमा के माँ पापा ने पुष्पा जी से इजाजत मांगी। महिमा भी इस बोझिल माहौल से निकलना चाहती थी। अभी तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। कुछ दिनों बाद ललित इसे आपके पास छोड़ आएगा। पुष्पा जी ने कुछ सोचते हुए कहा। महिमा के माँ पापा खाली हाथ लौट गए। क्यों ना महिमा को ललित के नाम की चुनरी ओढ़ा दी जाए। बात घर के घर में ही रह जाएगी। एक रात पुष्पा जी ने पति रमेश से जिक्र किया। रमेश को भी पत्नी की बात में दम लगा। लेकिन क्या ललित और भाई साहब इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? उनके भी तो अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे। कौन जाने ललित ने किसी को पसंद ही कर रखा हो। रमेश ने आशंका जताई। मैं कल ललित से बात करके देखती हूँ। पुष्पा जी ने पति को आश्वस्त किया। चाची, मैं भाभी को अपनाने के लिए सोच तो सकता हूँ, लेकिन ये बच्चा, मुझे लगता है कि बच्चे को लेकर आज भावनात्मक आवेश में लिया गया फैसला मेरी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए नासूर बन सकता है। ये किसी के भी हित में नहीं होगा, ना मेरे, ना महिमा और ना ही बच्चे के। ललित ने व्यवहारिकता भरा अपना मत स्पष्ट किया। तो ठीक है ना, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मैं किसी डॉक्टर से बात करके इसे अबॉर्ट करवाने की व्यवस्था करती हूँ। पुष्पा जी ने कहा। सुनते ही महिमा के पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। अनजाने ही फैमिली मीटिंग में उठे इस मुद्दे पर हो रही बहस उसके कानों में पड़ गई थी। विंसी, मैं परेशानी में हूँ। मेरी फैमिली ने मेरा अबॉर्शन कराने का फैसला किया है। रात में महिमा ने सिसकते हुए विंसी को फोन पर बताया। ओ माय गॉड, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? महिमा, मैं मजबूर हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हें अपनी माँ के घर चले जाना चाहिए। वो तुम्हारी जरूर सहायता करेंगी। विंसी ने महिमा को अपनी मजबूरी तो बताई, लेकिन साथ ही उसे रास्ता भी सुझा दिया। दूसरे दिन महिमा ने अपनी माँ को फोन करके मायके जाने की इच्छा जताई और 2 दिनों बाद ही उसके पापा उसे ससुराल से ले गए। वैसे महिमा, तुम्हारी सास और ललित का फैसला मुझे व्यवहारिक लगता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे तो और हो जाएंगे। तुम्हें ललित के फैसले में सहयोग करना चाहिए।
माँ ने भी जब महिमा को दुनियादारी समझाने की कोशिश की तो वो टूट गई। प्लीज विंसी, मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चे को रखना चाहती हूँ। रात को महिमा विंसी से बातें करते हुए फफक पड़ी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाऊंगा। विंसी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा तो महिमा चौंक गई। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? महिमा ने पूछा। हाँ, विंसी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ओके, तो आकर मेरे परिवार से बात करो। महिमा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उसे आमंत्रित किया। अगले ही सप्ताह विंसी और अश्विन महिमा के घर आए। तुम पागल हुई हो महिमा? तुम जानती भी हो कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? विंसी तो आज यहाँ है, कल अपने देश चला जाएगा। क्या तुम हमसे दूर पराये देश में रह पाओगी? कहीं तुम्हारे प्रति विंसी का मन बदल गया तो हम तुम्हारी मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। पापा ने उसे समझाया। कल किसने देखा है पापा? क्या हमने चंदन को लेकर कभी ये कल्पना की थी कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा? नहीं ना। तो फिर जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए पापा। ये चंदन की आखिरी निशानी है। महिमा लगभग रो ही पड़ी थी। पापा निशब्द थे। कमरे में सिर्फ महिमा की सिसकियां गूंज रही थी। हम तुम्हारी बेवकूफी में साथ नहीं दे सकते महिमा। जान न पहचान ऐसे ही कैसे किसी परदेशी के साथ शादी के तुम्हारे फैसले को मान लें? तुम खुद भी विंसी को कितना जानती हो। एक बार तो उजड़ चुकी हो, दोबारा तुम्हें उजड़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। बेहतर है तुम ललित के बारे में ही सोचो। बच्चों का क्या है, और हो जाएंगे। माँ ने भी शब्दों को कठोर करते हुए पापा की हाँ में हाँ मिलाई। बात नहीं बनी। न तो महिमा मम्मी पापा के सामने अपना पक्ष ठीक से रख पाई और न ही भाषा की समस्या के कारण विंसी उनका भरोसा जीत सका। अश्विन की मध्यस्थता भी काम न आई। दोष किसी का भी नहीं कहा जा सकता। बेटी के माँ बाप थे, फिक्रमंद होना लाजिमी था। सभी माँ बाप शायद ऐसे ही होते होंगे। विंसी को निराश ही वापस लौटना पड़ा। बातों के पांव भले ही ना हो, लेकिन उनकी गति बहुत तेज होती है। महिमा और विंसी के बारे में जब उसकी ससुराल वालों को पता चला तो बहुत बवाल मचा। सास ने तो कुलच्छनी कहते हुए उसके लिए घर के दरवाजे ही बंद कर दिए। महिमा अकेली जरूर हो गई थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। हालांकि माँ अब भी चाहती थी कि महिमा ललित से शादी करके उसके घर में वापस चली जाए। आखिर देखा भाला परिवार है, अनहोनी तो किसी के भी साथ हो सकती है। इधर महिमा के गर्भ का आकार बढ़ता जा रहा था और उधर उस पर माँ का दबाव भी। दबाव था ललित से शादी करने और बच्चा गिराने का। लेकिन महिमा किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकी। तनाव अधिक बढ़ने लगा तो उसने घर छोड़ दिया और वर्किंग वीमेन हॉस्टल में रहने लगी। विंसी की रिसर्च लगभग पूरी होने को ही थी। इसके बाद अगर वो चाहे तो उसे स्थायी तो फिलहाल नहीं, पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहीं यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिल जाएगी। किसी और को भरोसा हो ना हो, महिमा को उस पर पूरा भरोसा था। प्रसव का समय नजदीक आ रहा था। बच्चे की दादी ने तो उससे नाता तोड़ ही लिया था। नानी भी महिमा के पास नहीं थी। विंसी और अश्विन ने ही आकर सारा काम संभाला। महिमा ने बेटी को जन्म दिया। उस नर्म सी बच्ची को गोद में लेकर विंसी आश्चर्य से अपनी भूरी आंखें चौड़ी कर रहा था। क्या ये अब मेरी है? विंसी ने बच्ची को चूमते हुए कहा। किसके साथ किसका रिश्ता कब और कैसे बंध जाता है कोई नहीं जानता। बीज किसने डाला और फल किसके हाथ लगा, सब संयोग की बातें हैं। ये सोचकर महिमा मुस्कुरा दी। विंसी, महिमा और ये बच्चा मेरे दोस्त की निशानी है। इन्हें हिफाजत से रखना मेरे दोस्त। अश्विन ने विंसी को गले लगाकर नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। विंसी कुछ समझा कुछ नहीं समझा, लेकिन इतना तो समझ ही गया था कि अब महिमा उसकी हो चुकी है। उसने महिमा को बाहों के घेरे में ले लिया। महिमा ने मुस्कुराकर अपना हाथ एक तरफ विंसी और दूसरी तरफ बच्ची के इर्द गिर्द लिपटा लिया। बंद आंखों से खुशी की बूंदें छलकने लगी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।